Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 18th of August 2022, Thursday. Motivation of the day is it's not what you look at that matters, it's what you see. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूज़ आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। इंडिया वोंट मेक सोवरेन वो ऑन फ्यूचर डिजिटल टैक्स। इस न्यूज़ को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डिजिटल टैक्स क्या है। तो इसी न्यूज़ चैनल में एक डिस्क्राइब प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैंने डिजिटल टैक्स, गूगल टैक्स के बारे में डिस्कस किया है। और जो स्टूडेंट रेगुलरली इस न्यूज़ चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होगा इस डिजिटल टैक्स का। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ G24 जो ग्रुपिंग्स हैं जो कि कॉमन डिजिटल टैक्स और गूगल टैक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए कई बार एफर्ट्स डाल चुके हैं और कई सारी ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस आए भी हैं डिजिटल टैक्स, यूनिफॉर्म डिजिटल टैक्स एप्लीकेशन को लेकर के, उसके बारे में जानते होंगे। तो ये जो न्यूज़ है ये उसी से रिलेटेड है। तो अगर आप ग्लोबल टैक्स डील की बात करें जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 24-25 डेवलपिंग कंट्रीज़ ने साथ में आकर के एक कॉमन ग्लोबल टैक्स डील करी थी जिसके तहत जितने भी मेंबर कंट्रीज़ थे वो एक यूनिफॉर्म डिजिटल टैक्स और यूनिफॉर्म डिजिटल टैक्स ट्रीटमेंट रिजीम इम्प्लीमेंट करने वाले थे। हालांकि उस पर्टिकुलर डील में इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोविजंस थे। अब क्या इशू आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि जो ये डील फाइनलाइज हुई थी इसका इम्प्लीमेंटेशन या रेटिफिकेशन अभी डिले हो सकता है। किस लिए डिले हो सकता है? कि जो बहुत सारे प्रपोजल्स दिए हुए हैं उन सारे प्रपोजल में एक प्रपोजल ऐसा भी है जहाँ पर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके राइट्स को, उनके सोवरेन कमिटमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी अदर फ्यूचर डिजिटल सर्विस टैक्स। इट मीन्स अगर कंट्रीज़ एक ग्लोबल टैक्स, कॉमन ग्लोबल टैक्स डील के तहत जो डिजिटल टैक्स रेजीम है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको रेटिफाई करते हैं, तो वो उनकी सोवरेन कमिटमेंट को भी इम्पैक्ट करेगी। फ्यूचर में वो कंट्रीज़ विदाउट द परमिशन ऑफ member countries they cannot introduce any डिजिटल सर्विस टैक्स लाइक इक्वलाइजेशन लेवी। और इसी को लेकर के इंडिया के साथ साथ जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कंट्रीज़ का ये कहना है, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया के साथ है उनका ये कहना है कि इस तरह का कमिटमेंट कि हम फ्यूचर में कोई और फ्यूचर डिजिटल सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, दिस इज़ ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट इन नेचर। इसका जो नेचर है वो पॉलिटिकल है। हाउएवर जो ग्रुपिंग फॉर्म हुई थी दैट वाज टोटली इकोनॉमिकल इन नेचर। तो पहली बात तो ये हमारे सोवरेन राइट को इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरी बात, दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज़ ऑफ पॉलिटिकल नेचर जो कि हमारे इस पर्टिकुलर ग्लोबल टैक्स डील में कवर नहीं होता है। और उसी को लेकर के इंडिया ने बोला दैट every member country should be conscious that any commitment beyond a political commitment will effectively constrain the future law-making power of the sovereign jurisdictions just like India। ये हमारी sovereign power है, हम ये इस particular power को, इस particular right को किसी भी global tax deal के तहत जाने नहीं दे सकते। It means whether we will introduce any digital service tax in future or not, that is आवर राइट और राइट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन और अ कंट्री, सोवरेन कंट्री जो कि फ्री है वो अपने अकॉर्डिंग टैक्सेशन सिस्टम लगा सकता है। कोई भी ऐसी डील जो कि फ्यूचर में होने वाले टैक्स इम्पोजिशन को या फ्यूचर में लॉ मेकिंग को इम्पैक्ट कर रही है, इस तरह के कमिटमेंट से इंडिविजुअल इकोनॉमीज़ की, नेशंस की जो सोवरेन राइट है वो इम्पैक्ट करेंगे। इसी को लेकर के जो OECD में टैक्स डील हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट फॉर ग्लोबल टैक्स डील, more specifically related to equalization levy, digital tax और गूगल टैक्स, उसका इम्प्लीमेंटेशन अब डिले हो सकता है, ऐसा कहना है एक्सपर्ट का। बहुत टाइम से OECD जो है वो इस पर्टिकुलर कॉमन टैक्स डील को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जेक्शंस, रिजर्वेशंस, ये जो कॉमन टैक्स डील है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। एंड दिस इज़ द टैक्स टशल टू पिलर मल्टीलैटरल सॉल्यूशन एग्रीड बाई अप्रॉक्सीमेटली 136 नेशन, जिसमें इंडिया भी पार्ट था। कब हुआ था? यह अक्टूबर 2021 में। Pillar 1 deals with the reallocation of the additional profit share to the jurisdictions where users are located. So basically, profit shifting, digital tax,
इन सबको लेकर के कई सारी टैक्स डील हुई थी और इसके बाद डिसाइड हुआ था कि ऐसी कंपनी जिनका 20 बिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू है या जिनका प्रॉफिट 10% से ज़्यादा है, ऑल दीज कंपनीज विल बी टैक्स अंडर दिस डिजिटल टैक्सेशन सिस्टम यूनिफॉर्मली। सेकेंड पिलर जो था वो ग्लोबल मिनिमम टैक्स से रिलेटेड, जो कि 15% के पर एग्री हुआ था। इसके अलावा जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वो डिमांड कर रही थी कि जो विदहोल्डिंग है टैक्स की, जो टैक्स के ट्रीटमेंट्स हैं, विदहोल्डिंग है, वो ग्लोबल ट्रेड डील से दूर रखी जाए, अदरवाइज उनका जो इमर्जिंग कंपनीज, इमर्जिंग मार्केट्स हैं या इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनका रिवेन्यू इम्पैक्ट करेगा। बहुत सारे इसके अलावा, दीज आर द फ्यू पॉइंट्स, इसके अलावा बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के, जिसकी वजह से जो कॉमन टैक्स डील है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही फिलहाल के लिए। अब देख लेते हैं। और इसके अलावा हाँ, एक और बात है इस न्यूज़ में कि इसकी अगर आप थोड़ा सा रेगुलरली फॉलो करें, आपको पता होगा कि इंडिया ने इस पर्टिकुलर कॉमन टैक्स डील को साइन करने या रेटिफाई करने के पहले ये बोला था कि अगर किसी भी तरीके से ये डील इंडिया के सोवरेन राइट को इम्पैक्ट करेगी, टैक्स लगाने की राइट को इम्पैक्ट करेगी, तो इंडिया इस डील को रेटिफाई नहीं करेगा, क्योंकि उससे इंडिया का रिवेन्यू इम्पैक्ट होगा, उससे इंडिया का पॉलिटिकल या सोवरेन राइट जो है वो इम्पैक्ट करेगा। So let us see whether India or other developing countries will actually implement this common tax deal or not. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 5 of Business Standard at $4.3 billion. Russia imports up 7x in June. As per the recently published data, इंडिया ने जून के महीने में अप्रॉक्सीमेटली $4.23 बिलियन का गुड जो है वो रशिया से इंपोर्ट किया, केवल और केवल रशिया से इंपोर्ट किया है। एंड माइंडेड स्टूडेंट, दिस इज़ अ सैंक्शन हिट रशिया। सैंक्शन हिट मीन्स यूएस और अदर वेस्टर्न इकोनॉमीज़ ने रशिया पर सैंक्शन लगा रखा है। हालांकि इंडिया ने जून में अप्रॉक्सीमेटली $4.23 बिलियन का बिजनेस यहाँ बोले इंपोर्ट किया है रशिया से, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली 6.8 टाइम्स ज़्यादा है। इट मीन्स 7 गुना ज़्यादा इंडिया ने रशिया से इंपोर्ट किया है इन द मंथ ऑफ जून, जबकि रशिया पे ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शन लगे हैं। और अगर कमोडिटीज़ की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ देखने को मिला है दैट इज़ इन क्रूड ऑयल। और हम सभी को पता है कि ये चेंज क्यों देखने को, ये इंक्रीज़ देखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि रशिया ने इंडिया को डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल ऑफर किया था और इंडिया ने उस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट किया था। इसके लिए बाईलेटरल अरेंजमेंट्स भी हुए थे पेमेंट से रिलेटेड, जिसकी वजह से इंडिया और रशिया के बीच में रिसेंट टाइम में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो जून के महीने में इस 4.23 बिलियन में से अप्रॉक्सीमेटली $3.02 बिलियन केवल और केवल क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर गया है। इट मीन्स आउट ऑफ टोटल इंपोर्ट 71% जो इंपोर्ट हुआ है वो केवल और केवल क्रूड ऑयल का हुआ है। इसका रीज़न बहुत क्लियर है, बिकॉज ऑफ द डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल रशिया इज़ ऑफरिंग। और अगर हम क्वार्टर की बात करें तो अप्रैल से लेकर के जून का जो क्वार्टर है, यानी हम बोले Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, अगर इसको देखें तो जो इंडिया का इंपोर्ट है रशिया से वो अप्रॉक्सीमेटली $9.27 बिलियन रहा, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 370% है। And all this data has been published by Russia Commerce and Industry Ministry. तो इंडिया के केस में 2/3 जो पार्ट है वो केवल और केवल क्रूड ऑयल का है। इसके अलावा कोल, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, जहाँ हम देखें एडिबल ऑयल, जिस पे वियतनाम जैसे कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे इंपोर्ट को लेकर के, फर्टिलाइज़र, इसके अलावा ये सारे कमोडिटीज़ भी इंपोर्ट हुआ है, या ऑल दीज वर द मेजर कमोडिटीज़ और आइटम दैट इंडिया हैज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम रशिया इन Q1 और जून। तो जिस तरीके से रशिया और इंडिया के बीच में ट्रेडिंग बढ़ रही है, ये क्लियर है कि रशिया जो है इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर बन के सामने आ रहा है। क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन पर जो वॉर इन्वेज किया था रशिया ने, उसके बाद रशिया पर बहुत सारे सैंक्शन लगे। हालांकि इंडिया उन सैंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इंडिया के अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं। अगर हम देखें ग्लोबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम, शार्प जंप इन कमोडिटी प्राइसेस, स्पेशली ऑयल एंड नेचुरल गैस प्राइसेस, अगर इन सब के ट्रेंड को हम देखें तो डेफिनेटली इंडिया, हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ने कहीं ना कहीं राइट डिसीजन लिया, जिसकी वजह से जो हमारा इंपोर्ट बिल है एटलीस्ट थोड़ा सा डाउन या थोड़ा सा कंट्रोल में, जिसकी वजह से जो CAD बढ़ रहा है उसको
कंट्रोल करने में गवर्नमेंट को हेल्प मिल रही। तो फूड प्रोडक्शन डिसरप्शन को देख करके कमोडिटीज़ में जिस तरह से प्राइस को इंक्रीज़ हो रहे हैं उसको देखते हुए स्पेशली क्रूड ऑयल के केस में, तो इंडिया ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, हम बोल सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए, रिसेंट टाइम में रशिया से जो बिज़नेस है वो इंक्रीज़ कर दिया है। और एज पर द रीसेंट डेटा of Q1 of financial year 23, Russia has become the third largest crude oil supplier to India after Iraq, Saudi Arabia, and ahead of UAE, which has also been a very important oil supplier to इंडिया। तो UAE को रिप्लेस करके रशिया थर्ड पोजीशन पर आ गया है। रीज़न सिंपली डिस्काउंटेड ऑयल। So this is the India-Russia trade from January, February, March, April, May and June 2022. तो हम देख सकते हैं this blue line indicates the export, this red bar indicates the import and this black bar indicates the क्रूड ऑयल इम्पोर्ट। तो हम देख सकते हैं एक लीनियर फॉर्मेट में हमें इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, जबकि एक साइड वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएसए रशिया पे सेंक्शन लगा रहे हैं, वहीं इंडिया और रशिया के बीच में अगर बिजनेस इंडिकेट कर रहा है दैट सिंपली सिग्निफाइज द ग्रोइंग टाइज बिटवीन दीज टू कंट्रीज़ एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। और उसी को लेकर के जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उन्होंने क्लियरली बोला हर कंट्री के पास राइट है कि अपने सिटीजन्स के लिए, अपने बेनिफिट के लिए वो पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढे। तो इंडिया के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहा है उसका इम्पैक्ट इंडिया पर बहुत ज़्यादा पड़ता और इंडिया को कहीं ना कहीं कुशन करने की ज़रूरत है। तो इसमें कोई भी किसी भी कंट्री को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देख लेते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड एक और न्यूज़ जो कि पेज नंबर 4 पर ही दी हुई है। इकोनॉमिस्ट एट ऑड विद MPC ओवर GDP फोरकास्ट। रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MPC बोलते हैं, MPC ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की जो GDP है फर्स्ट क्वार्टर में, Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 16.2% रहेगी। यहाँ पर हम नॉमिनल GDP की बात कर रहे हैं। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो MPC का प्रोजेक्शन है 16.2 का, इतने स्पीड से, इतने फास्ट मैनर में अभी फ़िलहाल के लिए Q1 में इंडिया की GDP ग्रो नहीं करेगी। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 14.5 से लेकर के 16% की रेंज रह सकती है, बट नॉट अबव देन नॉट एटलीस्ट 16.2। तो जो भी ऑफिशियल डेटा है अगर उसको देखा जाए, वो IIP हो चाहे वो GDP हो, उन सब के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स आर एक्चुअली एट ऑड विद MPC प्रोजेक्शन ओवर GDP फोरकास्ट। तो ये तो जब डेटा रिलीज़ होगा तब पता चलेगा कि एक्चुअली इंडिया में Q1 में कितना GDP ग्रोथ रही। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। बॉन्ड यील्ड क्रैश ऑन ग्लोबल इंडेक्स इंक्लूजन बस ऑयल डिप। गवर्नमेंट बॉन्ड या बोले जी सिक्योरिटी की जो यील्ड है वो वेडनेसडे को प्लम्ड कर गई। किस लिए? एज स्पेकुलेशन ऑफ इंडिया सोवरेन डेट बीइंग इंक्लूडेड ऑन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स एंड रीसेंट स्लम इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो दीज टू रीजन्स हैज़ एक्चुअली प्लम्ड द गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। एक तो ये स्पेकुलेशन कि इंडिया का जो सोवरेन डेट है उसको ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड किया जा रहा है, इसके अलावा जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन हो रहे हैं, ईज आउट हो रहे हैं, मॉडरेट हो रहे हैं, उसकी वजह से जो बॉन्ड मार्केट है उसने इमीडिएटली रिएक्ट किया और जो बॉन्ड 10 ईयर्स के जो बॉन्ड है उनकी जो यील्ड रही अप्रॉक्सीमेटली 6.54% रही। अप्रॉक्सीमेटली 10 बेसिस पॉइंट का हट देखने को मिला सिंस द प्रीवियस क्लोज। और जो बॉन्ड मार्केट से थोड़ा सा अवेयर उनको पता होगा कि बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड जो है वो इन्वर्सली मूव करती है। एक बेसिस पॉइंट का फॉल अगर बॉन्ड यील्ड में होता है 10 साल के पेपर में, तो वो अप्रॉक्सीमेटली जो पैसा है जो बॉन्ड प्राइस है वो 7 पैसा इंक्रीज करता है। इट मीन्स 1 बेसिस पॉइंट का फॉल यील्ड में 7 पैसा बॉन्ड प्राइस में इंक्रीज करता है। एंड द बॉन्ड एंड करेंसी मार्केट्स रीओपन आफ्टर एक्सटेंडेड वीकेंड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे ऑन द अकाउंट ऑफ हॉलीडेज ऑफ इंडिपेंडेंस एंड पारसी न्यू ईयर। तो वेडनेसडे को 2 दिन के बाद, मंडे ट्यूसडे छुट्टी थी, उसके बाद ओपन हुआ। फिलहाल के लिए जो बॉन्ड यील्ड है उसमें प्लम देखने को मिल रहा है। रीज़न ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस में इंक्लूजन इंडिया के सोवरेन डेट का और इसके अलावा क्रूड ऑयल प्राइस का इंक्रीज करना। और जो बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका ये कहना है कि जो अदर मेजर फॉरेन बॉन्ड हाउसेस हैं उनमें भी सेम ही ट्रेंड देखने को मिला। इन्वेस्टर्स ने उसी तरीके से रिएक्ट किया।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बॉन्ड मार्केट। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 10 ईयर की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनमें ये फ्लक्चुएशन देखने को, उनकी बॉन्ड यील्ड में फ्लक्चुएशन देखने को मिला। क्वेश्चन ये उठ सकता है कि हम 10 ईयर्स के बॉन्ड क्यों यूज़ करते हैं हमेशा डिस्कस करने के लिए। इससे भी ज़्यादा या इससे भी कम के बॉन्ड होते हैं। बेसिकली 10 ईयर्स के जो बॉन्ड होते हैं वो बेंचमार्क होते हैं इंडिया में। उसका जितना भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है, जो भी यील्ड रेट चल रहा होता है, वो इंडिया में एज अ इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क काम करता है, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क। दैट इज़ वाई वी आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट द यील्ड रेट और द बॉन्ड प्राइसेस ऑफ 10 ईयर्स बॉन्ड पेपर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि मार्केट से ही रिलेटेड है, शेयर मार्केट से ही रिलेटेड है। उसको भी हम यहीं कवर करेंगे। पेज नंबर 10 पर दी हुई है ये न्यूज़। शार्प राइज इन मार्केट बूस्ट शेयर सेल्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज। So a sharp rise in the market from this year's low in the month of June is stocking equity share sales of listed company. और अगर केवल इस मंथ की बात करें तो ब्लॉक डील जो अप्रॉक्सीमेटली 47 के करोड़ की ब्लॉक डील केवल और केवल इस मंथ में ही एग्जीक्यूट हुई है, जो कि अगर हम देखें डेटा तो अक्टूबर 2021 से सबसे ज़्यादा है। और मोस्ट ऑफ द जो डील्स हैं वो स्टार्टअप्स और फिनटेक में देखने को मिल रही है। तो शेयर मार्केट में इंक्रीज़ की वजह से, शार्प राइज की वजह से जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनमें शेयर सेल्स ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मोस्ट ऑफ दीज शेयर सेल्स आर लेड बाय स्टार्टअप्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर फर्म्स. So this is the market uptick because of the secondary share sales due to the increase or sharp increase in market. अब देख लेते हैं some other news clips. Should UPI transactions stay free? Ask RBI पेपर. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फीडबैक मांगा है स्टेक होल्डर से। किस इशू पर? ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पोजिंग अ टियर चार्ज ऑन पेमेंट मेड थ्रू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI बेस्ड ऑन द डिफरेंस अमाउंट बैंड। तो आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर पब्लिश किया है पेमेंट सिस्टम को लेकर के, यूपीआई को लेकर के, जहां पर आरबीआई ने स्टेक होल्डर से ये पूछा है क्या यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट्स होते हैं उनको फ्री रखा जाए या ट्रांजैक्शन अमाउंट के बैन के बेसिस पर कुछ चार्ज इम्पोज किए जाएं। अगर हम यूपीआई की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डिजिटल पेमेंट्स। और जिस तरीके से इसका अडॉप्शन हुआ है उसको लेकर के अब फ़िलहाल के लिए आरबीआई का एक क्वेश्चन है कि क्यों ना यूपीआई, आईएमपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस, इन सब से रिलेटेड जैसे जो पेमेंट सर्विसेज हैं, डिफरेंट पेमेंट सर्विसेज और एक्टिविटीज़ हैं, उनको चार्जेबल कर दिया जाए। तो वेडनेसडे को ये डिस्कशन पेपर रिलीज़ हुआ है। स्टेक होल्डर से ओपिनियन मांगा गया है। लेट्स सी कैसा ओपिनियन आता है स्टेक होल्डर से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं कि कौन कौन स्टेक होल्डर हैं इस केस में। जो आरबीआई ने डिस्कशन पेपर पब्लिश किया है स्टेक होल्डर्स के लिए, तो बेसिकली आरबीआई किन लोगों से ये ओपिनियन या फीडबैक मांग रही है ऑन यूपीआई चार्ज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंटर टू मोनेटाइज द अशोक सम्राट टू बी रिटेन बाई ITDC. The center will license out the Ashok Hotel through operate, maintain, develop model for 60 years. So OMD मॉडल के थ्रू सेंटर गवर्नमेंट द अशोक होटल को मोनेटाइज करने जा रही है। कितने सालों के लिए? 60 ईयर्स के लिए। इसके अलावा जो एक स्पेयर लैंड इसकी न्यू दिल्ली में पड़ी है उसको भी कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए मोनेटाइज करने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। So Hotel Samrat that will be separated from the Ashok by boundary wall in New Delhi, अब वो ओन करेगा ITDC के थ्रू। कौन है ITDC? इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट ओन्स द अशोका एंड होटल सम्राट। तो अभी फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट ने कंसल्टेंट हायर किए हैं इस इशू पर कि कैसे इस पर्टिकुलर द अशोका और सम्राट को मोनेटाइज किया जा सकता है और कितना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। जो इसके पास स्पेयर लैंड्स पड़ी हैं उनका मोनेटाइजेशन क्या हो सकता है, और जो OMD मॉडल यूज़ किया जा रहा ऑपरेट, मेंटेन, डेवलप, क्या वो सही है या कोई और मॉडल यूज़ करना सही रहेगा फॉर मोनेटाइजेशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। स्ट्रॉन्ग सिग्नल टेलकॉस पे 17,873 करोड़ टूवर्ड्स द 5G ड्यूज। सो वेडनेसडे को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अप्रॉक्सीमेटली 17,873 करोड़ रिसीव किए। किससे किए? टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से। किस लिए किए? जो 5G स्पेक्ट्रम के ड्यूज थे। सो नियरली द हाफ अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 8,312.4 करोड़
भारती एयरटेल ने पे किया और जो रिमेनिंग था वो अदर कंपनीज ने पे किया एज अ एडवांस पेमेंट। और ये पेमेंट ये इंडिकेट कर रहा है कि जो कंपनीज हैं दे आर वेरी मच पॉजिटिव टुवर्ड्स देयर 5G सर्विसेज, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल रजिस्टर कर रहा है कि इंडिया में आगे आने वाले टाइम में 5G सर्विसेज के थ्रू जो कंपनीज हैं, टेली कम्युनिकेशन कंपनीज है, दे आर गोइंग टू जनरेट द ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। सो इट्स अ वेरी गुड सिग्नल, क्योंकि आधा पेमेंट कंपनीज जो है वो पहले ही कर दे रही हैं 5G ड्यूज़ के केसेस में। हालांकि AGR का जो ड्यू है उसका क्या इशू है, उसका क्या स्टेटस है, दैट इज़ नॉट वेरी मच क्लियर। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, एक्सपर्ट ग्रुप्स टू एक्सप्लोर कॉमन चार्जर अडॉप्शन। कल की न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि जो मिनिस्ट्री है दैट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द यूनिफॉर्म सिंगल कॉमन चार्जर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मोबाइल डिवाइसेस इंक्लूडिंग टैब और वेयरेबल डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन, सब के लिए। तो उसके लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एंड दिस एक्सपर्ट ग्रुप विल एक्चुअली लुक इनटू दिस मैटर, और इस पे कई सारे इश्यूज़ पर डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरह का चार्जर इंक्लूड किया जाए, C टाइप चार्जर या अदर टाइप्स ऑफ चार्जर, एक चार्जर रखा जाए यूनिफॉर्म में, 2 चार्जर रखा जाए, कौन मैन्युफैक्चरिंग करेगा, कितने अमाउंट में मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ये जितने भी इश्यूज़ हैं इसको ये कमेटी डिस्कस करेगी और अपना एक्सपर्ट ग्रुप डिस्कस करेगा और अपने रिकमेंडेशंस देगा। हालांकि इंडिया में ये डेवलपमेंट कम हुआ है माइंडेड स्टूडेंट, रिसेंटली यूरोपियन कमीशन ने, EU ने अपने कंट्री में, अपनी इकोनॉमीज़ में स्मार्टफोन मेकर्स को डायरेक्शंस दिए हैं कि वो अब USB-C टाइप सिंगल चार्जर, स्टैंडर्ड चार्जर सारी डिवाइसेस के लिए बनाएंगे सिंस 2024। इसके बाद अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस के लिए अलग अलग चार्जर नहीं होंगे। इसी को देखते हुए इंडिया ने भी इस तरह के डिसीजन लेने की कोशिश करी है, जहाँ पर साइबर गार्बेज को रिड्यूस करने में भी हेल्प मिलेगी, यूज़र के लिए भी या कंज्यूमर के लिए भी ईजनेस इम्प्रूव होगी, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगी, वेस्टेज इंक्रीज़ करेगा, इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है वो भी टारगेट किए जा सकते हैं, मतलब इकोलॉजी को भी के लिए भी अच्छा रहेगा अगर सिंगल चार्जर या डबल 2 टाइप्स ऑफ चार्जर का ये सिस्टम इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, कैबिनेट अप्रूव्स इन्हांसिंग ECLGS कॉर्पस बाई 50K करोड़। सो यूनियन कैबिनेट जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर करी थी वेडनेसडे को, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS स्कीम जो कि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में आत्मनिर्भर भारत के तहत लॉन्च की गई थी, उसमें एलोकेशन की, उसमें जो प्रपोजल की एलोकेशन था उसकी लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया है 50,000 करोड़, जिससे अब वो 5 ट्रिलियन की स्कीम बन चुकी है। सो ECLG को एडिशनल एलोकेशन दिया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि इट इज़ गिवन फॉर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो कि पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। सो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्टेटमेंट कि जो अदर सेक्टर्स हैं वो CLG की स्कीम से बेनिफिट हो चुके हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो सम सॉर्ट ऑफ सूटेबल इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रिकवरी ऑफ दिस सेक्टर, इसीलिए 50,000 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन कर दिया गया है अंडर ECLGS स्कीम। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि एक्चुअली ECLGS स्कीम है क्या, जो कि आत्मनिर्भर भारत के तहत या पैंडेमिक के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी। हमने इसको कवर भी किया था। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.